नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हमने अपनी पिछली वीडियो में डीएसई 10 अमेरिकन लिटरेचर को डिस्कस करा था। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डीएसई 11 इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश को। बेसिकली ये वो राइटिंग्स होती है जो इंडियन ऑथर्स लिखते हैं और ओरिजिनली इंग्लिश के अंदर लिखते हैं। हम हर एक टेक्स्ट की डिटेल्ड समरी देखेंगे, साथ ही देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स एग्जाम्स के लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जो कि शायद आपको आपके एग्जाम्स में भी देखने को मिल जाए। वीडियो काफी इंसाइटफुल और डिटेल्ड होने वाला है। मिलता हूं आपसे वीडियो के एंड में। दोस्तों सबसे पहले तो ये समझिए कि इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश आखिर है क्या। देखिए, इंग्लिश पहले एक कॉलोनियल टूल थी। ये अंग्रेजों की भाषा थी, लेकिन वक्त के साथ हमारे इंडियन राइटर्स ने इस भाषा को इंडियनाइज कर दिया। उन्होंने इस लैंग्वेज को अपना बनाया ताकि वो इंडिया की कॉम्प्लेक्सिटीज और यहाँ की मिट्टी की खुशबू को दुनिया तक पहुंचा सके। इसमें हमको ये याद रखना है कि आपका ये कोर्स डीएसई 11 सिर्फ शॉर्ट स्टोरीज और पोएम्स नहीं है। ये मॉडर्न इंडिया के इवोल्यूशन की एक झलक है। एग्जामिनर आपसे अक्सर इंडियननेस के ऊपर सवाल पूछता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये लिटरेचर कैसे पॉलिटिकल और सोशल चैलेंजेस का एक रिस्पॉन्स है। आपका ये सिलेबस 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है। यूनिट 1 में हम एक नॉवल पढ़ेंगे, यूनिट 2 में हम पोएट्री को कवर करेंगे और यूनिट 3 में हम शॉर्ट स्टोरीज देखेंगे। ये स्ट्रक्चर इसलिए है ताकि आप समझ सके कि कैसे अलग-अलग जॉनरास के थ्रू इंडियन थीम्स को एक्सप्लोर किया जाता है। चलिए अब बिना देरी के हम मूव करते हैं यूनिट 1 की तरफ। यूनिट 1 में हम बात करेंगे एक ऐसी राइटर की जो इंटीरियॉरिटी की मास्टर है, अनीता देसाई। आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए। अनीता देसाई की राइटिंग एक्सटर्नल एक्शन से ज्यादा कैरेक्टर्स के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है उस पर फोकस करती है। उनका जन्म 1937 में हुआ था और उनकी मदर जर्मन थी और फादर बंगाली। इसी वजह से वो इंडिया को एक इनसाइडर और आउटसाइडर दोनों नजरिए से देख पाती हैं। अब आते हैं उनके मास्टरपीस पर, क्लियर लाइट ऑफ द डे, जो 1980 में पब्लिश हुई थी। ये नॉवल सेट है ओल्ड दिल्ली में, एक पुराने धूल भरे घर के अंदर। ये एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। नॉवल का बैकड्रॉप है पार्टीशन ऑफ 1947, लेकिन यहाँ पार्टीशन सिर्फ देश का नहीं बल्कि एक फैमिली का भी है। जैसे देश दो हिस्सों में बटा, वैसे ही दास फैमिली के रिश्ते भी बिखर गए। इस नॉवल की सबसे यूनिक बात है इसका बैकवर्ड स्टोरी टेलिंग मेथड। ये नॉवल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है और ये प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जाती है, बिल्कुल एक ओनियन की तरह, जिसके छिलके निकालने पर हम उसके अंदर के पार्ट की तरफ बढ़ते रहते हैं। पार्ट 1 है प्रेजेंट में, जहां पर हम बिमला और तारा से मिलते हैं जो कि अब एडल्ट्स हैं। पार्ट सेकंड और थर्ड पास्ट में है, हम उनके चाइल्डहुड और पार्टीशन के वक्त के ट्रबल्स को देखते हैं। पार्ट 4 है रेजोल्यूशन, हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जहां बिमला सबको माफ कर देती है। अब हम इस स्टोरी के कैरेक्टर्स को देख लेते हैं जिनको समझना की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिमला ये घर की सबसे बड़ी बेटी है। ये ओल्ड इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, सैक्रिफाइस्ड और स्ट्रांग। उसने अपनी पूरी लाइफ फैमिली के लिए दे दी। तारा ये बिम की छोटी बहन है। ये मॉडर्न इंडिया है, जो घर से बाहर निकल गई, शादी कर ली और डिप्लोमेट बन गई। राजा जो कि बड़ा भाई है, जो पार्टीशन के वक्त हैदराबाद चला गया था। वो आइडियलिस्ट था, लेकिन बाद में एरोगेंट हो गया। बाबा सबसे छोटा भाई है जो बोल नहीं सकता। ये ऑटिस्टिक बीमारी से जूझ रहा है। ये ट्रॉमा का सिंबल है जो वहीं थमा हुआ है। आंट मीरा, इनका कैरेक्टर सबसे ज्यादा ट्रेजिक है। ये उन औरतों को दिखाती हैं जो घर की जिम्मेदारियों के नीचे दबकर रह जाती हैं। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, एनालाइज द सिंबल ऑफ द हाउस। दोस्तों ये घर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये एक लिविंग कैरेक्टर है। ये घर पुराना है, स्टेगनेंट है और मेमोरीज से भरा हुआ है। जैसे घर धूल से भरा है, वैसे ही कैरेक्टर्स के रिश्ते भी पुरानी बातों की धूल में दबे हुए हैं। एक और इम्पोर्टेंट सिंबल है कोयल बर्ड का। नॉवल की शुरुआत में इसकी आवाज एरी यानी कि अजीब लगती है, जो ये इशारा करती है कि अब पुरानी यादें जगने वाली हैं। अंत में बिमला जब अपने भाई राजा का लेटर फाड़ देती है, तो उसे क्लियर लाइट मिलती है। उसे समझ आता है कि माफी ही वो रास्ता है जिससे हम पास्ट की जेल से आजाद हो सकते हैं। फैमिली बॉन्ड्स किसी भी ग्रजेस से बड़े होते हैं, उसको ये चीज समझ आ जाती है। तो दोस्तों ये था आपका यूनिट 1। अगर आप कैरेक्टर्स और पार्टीशन के लिंक को समझ पाए और अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए, तो आपका आंसर बेस्ट होगा अगर कोई भी क्वेश्चन आता है इस नॉवल से। आई होप यूनिट 1 अब आपके लिए बहुत इजी हो गया होगा। दोस्तों अब हम एंटर करते हैं यूनिट 2 में, जो कि इस सिलेबस की सबसे ब्यूटीफुल और इमोशनल पार्ट को कवर करता है, यानी कि पोएट्री। इस यूनिट में हम 4 अलग-अलग पोएट्स को पढ़ेंगे, जिनकी वॉइसेस इंडिया के अलग-अलग कोने और पीरियड को रिप्रेजेंट करती है। चलिए शुरू करते हैं।
वैसे इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग हर पोयम के इम्पोर्टेंट पार्ट को कवर करेंगे। अगर आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप नीचे दिए गए लिंक से हर एक टेक्स्ट को डिटेल में देख सकते हैं। सबसे पहले पोएट इसमें हमारे हेनरी लुइस विवेन डिरोजियो यानी कि एचएलवी डिरोजियो। डिरोजियो 19th सेंचुरी बंगाल के एक रिवॉल्यूशनरी टीचर और पोएट थे। इन्हें इंडिया का पहला नेशनलिस्ट पोएट भी कहा जाता है। इनकी पहली पोयम हमारे सिलेबस में फ्रीडम टू द स्लेव। ये पोयम एक स्लेव के बारे में है जिसे आजादी मिल गई है। आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए। इसमें डिरोजियो ने फ्रीडम को एक नेचुरल राइट बताया है। वो कहते हैं कि जैसे परिंदे हवा में उड़ते हैं और मछलियां पानी में तैरती हैं, वैसे ही इंसान का आजाद होना नेचुरल है। इसमें हमको ये याद रखना है कि पोयम के एंड में डिरोजियो उन पैट्रियट्स की तरफ देखते हैं जो आजादी के लिए अपनी जान दे देते हैं। ये एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है कि कैसे इस पोयम के अंदर सिंबलिज्म ऑफ नेचर को यूज किया गया है, जैसे कि विंड्स, बर्ड्स और स्ट्रीम्स। इनकी अगली पोयम हमारे सिलेबस में द ऑर्फन गर्ल। ये एक बहुत ही इमोशनल पोयम है। एक लड़की है जिसने वॉर में अपने पेरेंट्स को खो दिया है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, हाउ डज डिरोजियो क्रिटिक सोसाइटी इन दिस पोयम। डिरोजियो दिखाते हैं कि ये दुनिया बहुत ही कोल्ड और अनपिटिंग है। जब किसी लड़की के पास कोई होम या फिर हर्ट यानी कि फैमिली और सेफ्टी नहीं होती, तो लोग उसकी मदद करने के बजाय उस पर उंगली उठाते हैं। वो वॉर की ग्लोरी पर भी सटायर करते हैं कि वॉर सिर्फ मौत और दुख लेकर आता है। दोस्तों, अगली पोएट हमारे सिलेबस में कमला दास। कमला दास का नाम आते ही आपके दिमाग में एक वर्ड आना चाहिए, कन्फेशनल पोएट्री, यानी वो बातें जो लोग छुपाते हैं। कमला दास ने उन्हें खुलकर लिखा है। इनकी पहली पोयम हमारे सिलेबस में इंट्रोडक्शन। ये पोयम उनकी आइडेंटिटी के बारे में है। ये एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है कि कैसे इस पोयम के अंदर लैंग्वेज पॉलिटिक्स को दिखाया गया है। वो कहती हैं, द लैंग्वेज आई स्पीक बिकम्स माइन। उन्हें फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि लोग उन्हें इंग्लिश में लिखने के लिए मना करते हैं। वो कहती हैं कि उनकी इंग्लिश हाफ हिंदू हाफ इंग्लिश है, लेकिन वो ऑनेस्ट है। आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए कि इस पोयम के अंदर फेमिनिस्ट रेबेलियन भी है। जब उन्हें टिपिकल गर्ल बनने के लिए फोर्स किया गया, साड़ी पहनना और किचन में रहना, तो उन्होंने मर्दाना कपड़े पहनकर प्रोटेस्ट किया। अगली पोयम हमारे सिलेबस में इनकी है माय ग्रैंड मदर्स हाउस। ये पोयम नॉस्टैल्जिया से भरी हुई है। कमला दास इस पोयम में अपने बचपन के घर को याद करती हैं, जहां उन्हें उनकी दादी से अनकंडीशनल लव मिलता था। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, शेयर द कंट्रास्ट बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट। अब वो घर डेड हो चुका है, वहां सांप यानी कि स्नेक्स घूमते हैं। वो खुद को एक बैगर कहती हैं क्योंकि अब वो स्ट्रेंजर्स के दरवाजे पर थोड़ा सा प्यार मांगने जाती हैं, जो उन्हें अपने बचपन में मुफ्त में मिला करता था। अब बात करते हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की, और जिनकी पोएट्री बहुत ही म्यूजिकल और लिरिकल होती है, यानी कि सरोजनी नायडू की। इनकी पहली पोयम हमारे सिलेबस में है एन इंडियन लव सॉन्ग। ये एक ड्रामेटिक लिरिक है जिसमें एक मुस्लिम लवर और एक हिंदू बिलव्ड के बीच का डायलॉग होता है। आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए। ये पोयम रिलीजियस सिंक्रेटिज्म यानी धर्मों का मिलन दिखाती है। इसमें लवर कहता है कि प्यार करने वाले के लिए टेम्पल बेल्स और मेजन कॉल्स यानी कि अजान दोनों एक जैसे होते हैं। इसमें हमको ये याद रखना है कि लव कैन हील हिस्टोरिकल वाउंड्स। पुराने जख्मों को सिर्फ प्यार ही भर सकता है। इन सैल्यूटेशन टू एटर्नल पीस अगली पोएम को पढ़नी है। ये एक टाइप की स्पिरिचुअल पोयम है। दुनिया मौत से डरती है, टेरर ऑफ द टॉम्स, लेकिन पोएट कहते हैं कि वो मौत से नहीं डरती। उनका दिल गॉड या एटर्नल पीस से भरा हुआ है। ये एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। नेचर एज अ सोर्स ऑफ पीस कैसे दिखाया गया है इसमें। इस पोयम के अंदर बर्ड्स, फील्ड्स और ट्वाइलाइट्स जैसे सिंबल्स का यूज करके नायडू दिखाती है कि मौत सिर्फ एक ब्यूटीफुल जर्नी का हिस्सा ही तो है। अगले पोएट हमारे सिलेबस में रॉबिन एस नैगनगॉम। हमारे लास्ट पोएट मणिपुर से हैं। इनकी पोएट्री में नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पेन और पॉलिटिक्स साफ तौर पर दिखता है। इनकी सबसे पहली पोएम हमारे सिलेबस में है द स्ट्रेंज अफेयर ऑफ रॉबिन एस नैगनगॉम। आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए कि ये पोयम दिखाती है कि कैसे पॉलिटिक्स और वायलेंस ने एक सुंदर जगह को बर्बाद कर दिया। लोग गन्स खरीदने के लिए पैसे देते हैं और आइडियोलॉजिकल हॉरर फैलाते हैं। इंटीग्रिटी और सर्विस की डेफिनेशन अब बदल चुकी है, ये हमें इस पोयम में साफ तौर पर देखने को मिलता है। अब पोयम फॉर मदर इनकी अगली पोयम है। ये एक अपॉलोजी है। पोएट अपनी माँ को याद करते हैं जो उनके लिए दिन रात काम करती थी। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि ये थीम ऑफ गिल्ट को कैसे दिखाती है। पोएट को दुख है कि वो अपनी माँ के सपने पूरे नहीं कर पाए और उन्हें एक स्मॉल मैन विद स्मॉल ड्रीम्स बनकर रहना पड़ा। वो उनकी एजिंग, रिंकल्स और सफेद बाल को देखकर बहुत ही ज्यादा सैड हो जाते हैं। दोस्तों, यूनिट 2 के एग्जाम्स के लिए ये तीन चीज हमेशा याद रखना। आइडेंटिटी,
कमला दास और डीरोजियो सेल्फ और नेशन की पहचान को दिखाते हैं। नॉस्टैल्जिया, कमला दास और रॉबिनस नैगनगॉम घर और माँ की याद यानी नॉस्टैल्जिया को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। पीस वर्सेस कन्फ्लिक्ट, सरोजनी नायडू और रॉबिनस नैगनॉम इंटरनल पीस वर्सेस एक्सटर्नल वायलेंस को अपनी पोएम्स के अंदर बेहतरीन तरीके से दिखाते हैं। इन पॉइंट्स को अगर आप अपने आंसर्स में लिखेंगे तो एग्जामिनर मार्क्स देने से खुद को रोक ही नहीं पाएगा। आई होप यूनिट 2 अब आपके दिमाग में परफेक्टली फिट हो गई होगी। दोस्तों अब हम आते हैं यूनिट 3 की तरफ, जो कि शॉर्ट स्टोरीज को कवर करती है। शॉर्ट स्टोरीज अक्सर एग्जाम में स्कोरिंग होती हैं क्योंकि इनके थीम्स बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट होते हैं। आज हम 3 ऐसी कहानियां पढ़ेंगे जो मॉडर्न इंडिया की सच्चाई को अलग-अलग नजरिए से दिखाती हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड फेमस राइटर सलमान रशीदी की। इनकी कहानी द फ्री रेडियो एक ऐसे टाइम पीरियड पर सेट है जिसे इंडिया में द इमरजेंसी कहा जाता है, और इससे तो आप वाकिफ ही होंगे। इसमें हमको ये याद रखना है कि ये कहानी मैजिकल रियलिज्म का यूज करती है। इसका मतलब है कहानी तो रियल लगती है पर उसमें कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सिंबॉलिक होती हैं। कहानी क्या है अब ये समझते हैं। कहानी है रामनी की, जो कि एक बाकी रिक्शा पुलर्स के कंपैरिजन में थोड़ा ठीक ठाक दिखने वाला रिक्शा पुलर है। उसे एक थीफ विडो से प्यार हो जाता है। अब ट्विस्ट ये है कि गवर्नमेंट ने उस वक्त में एक स्कीम निकाली थी, अगर कोई मर्द अपनी नसबंदी कराता है यानी वेस्कॉटमी कराता है तो उसे एक फ्री रेडियो मिलेगा। रामनी उस रेडियो के लालच में ऑपरेशन करवा लेता है, पर उसे कभी वो रेडियो नहीं मिलता। फिर भी वो पूरे शहर में ऐसे घूमता है कि उसके हाथ में एक इनविजिबल रेडियो हो और वो गाने सुन रहा है। आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए कि ये जो रेडियो है ये एम्प्टी प्रोमिसेस का सिंबल है। पॉलिटिशियंस बड़े बड़े वादे करते हैं पर लेकिन देते कुछ नहीं है। कहानी एक रिटायर्ड टीचर सुना रहा है, जो कि हमारा नरेटर है, जो रामनी को पसंद तो करता है पर उसके इमेजिनरी वर्ल्ड पर तरस भी बहुत खाता है। ये एग्जामिनर के कुछ फेवरेट टॉपिक्स में से एक है कि स्टोरी में डिसइल्यूजनमेंट का क्या रोल है। रामनी को पता है कि उसके पास रेडियो नहीं है, पर वो सच्चाई का सामना नहीं करना चाहता क्योंकि सच्चाई बहुत ही कड़वी है, बहुत ही बिटर है। ये इसमें डिसइल्यूजनमेंट को दिखाता है। अब मूव करते हैं एक ऐसी स्टोरी पर जो थोड़ी सीरियस है पर समझना बहुत जरूरी है। शशि देशपांडे की द इंट्रूजन। इसमें हमको ये याद रखना है कि शशि देशपांडे हमेशा फेमिनिन सेंसिबिलिटी के बारे में लिखती हैं। ये एक औरत के मन की फीलिंग्स के बारे में है। बेसिकली एक स्टोरी का ओवरव्यू देता हूँ आपको। एक न्यूली मैरिड कपल अपने हनीमून के लिए एक समुंदर के किनारे कॉटेज में जाते हैं। लड़की, जो कि द वाइफ है, अपने पति को ठीक से जानती भी नहीं। वो चाहती है कि पहले वो दोनों बात करें, दोस्त बने, फिर आगे बढ़े। पर लेकिन हस्बैंड को लगता है कि शादी तो हो गई है तो उसका अपनी वाइफ की बॉडी पर पूरा हक बनता है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल आपसे पूछा जा सकता है द इंट्रूशन का। इंट्रूशन का मतलब होता है बिना परमिशन के किसी की पर्सनल स्पेस में घुसना। जब हस्बैंड अपनी वाइफ की मर्जी के बिना उसके करीब आता है तो वो एक इंट्रूशन बन जाता है। अब आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए। कहानी में समुंदर यानी कि द सी का जिक्र बार बार होता है। समुंदर की गरज यानी कि रोरिंग लड़की के अंदर के डर और बेचैनी को दिखाती है, तो यहाँ पर उसका सिंबल इस तरीके से यूज किया गया है। हमारी आखिरी कहानी है मंजुला पद्मनाभन की स्टेन्स। ये कहानी आज भी हमारी सोसाइटी की एक बहुत बड़ी बुराई को एक्सपोज करती है। एक स्टोरी का सिंपल सा ब्रेकडाउन देखते हैं। सारा एक यंग लड़की है जो अपने बॉयफ्रेंड के घर विजिट करती है। वो अफ्रीकन अमेरिकन है बेसिकली। वहां गलती से उसके बेडशीट पर पीरियड्स उसके चल रहे होते हैं तो उसका एक ब्लड स्टेन लग जाता है, अ मेंस्ट्रुअल स्टेन। उसके बॉयफ्रेंड की मां मिसेस कुमार उस शीट को देखकर ऐसे रिएक्ट करती है कि जैसे उससे कोई पाप हो गया हो। मिसेस कुमार काउज यानी गायों की पूजा करती हैं और उन्हें सेक्रेड मानती हैं, पर एक इंसान जो कि सारा है, उसके नेचुरल बॉडी साइकिल की वजह से उसे वो अनक्लीन समझती हैं। और बेसिकली एंड में ये होता है कि वो सारा को फोर्स करती है कि वो बेसमेंट में जाए और इस बेडशीट को साफ करे, और सारा समझ जाती है कि वो इस फैमिली के अंदर फिट नहीं बैठ सकती, इसलिए वो वहां से साइलेंटली चली जाती है। कहानी दिखाती है कि कैसे मेंस्ट्रुएशन यानी पीरियड्स को लेकर हम लोगों ने डर और शर्म यानी कि स्टिग्मा पाल रखा है। सारा को उस ठंडे बेसमेंट में जाकर खुद वो शीट धोनी पड़ती है, जो उसकी लोनलीनेस और सोसाइटी की कोल्डनेस को दिखाता है। तो दोस्तों हमने डीएससी 11 का पूरा सफर अब तक तय कर लिया है और अब हमारे सारे टेक्स्ट कवर हो गए हैं। एक बार फाइनल क्विक रिवीजन कर लेते हैं। यूनिट 1 जो कि क्लियर लाइट ऑफ डे था, यादें यानी कि मेमोरी, पार्टीशन और फॉरगिवनेस के थीम के अराउंड घूमता है। यूनिट 2 जो कि पोएट्री था, उसमें हमने देखा दीरो जियो की आजादी,
नायडू का लिरिकल इंडिया और क्यों उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, कमला दास का सच और नैगन कॉम का कन्फ्लिक्ट। यूनिट 3 जो कि शॉर्ट स्टोरीज को कवर करता है, उसमें हमने रशीदी के झूठे वादों को देखा, देश पांडे की कंसेंट को देखा और पद्मा भान की हिपोक्रेसी को समझा। एक फाइनल एग्जाम प्रिपरेशन टिप भी लेकर जाइए। हमेशा अपने आंसर्स में कीवर्ड्स यूज कीजिए, जैसे आइडेंटिटी, पेट्रियार्की, नॉस्टैल्जिया और सोशल क्रिटिक। इन तीनों यूनिट्स का कनेक्शन ये है कि ये सब दिखाते हैं कैसे इंडिया बदल रहा है और एक ग्लोबल लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश हमारी डाइवर्स सच्चाइयों को कैसे बयां कर रही है। मुझे पूरा यकीन है कि अब आप एग्जाम्स के लिए 100% तो तैयार। दोस्तों ये था डीएससी 11 इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश का पूरा पोस्टमार्टम। उम्मीद है आपके पास होंगे अब अच्छे खासे पॉइंट्स अपने आंसर्स में इंक्लूड करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।